हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। हम 2024 में पूछे गए पेपर 347 एफजेड के प्रश्न 5 को हल करेंगे। इससे पहले के 4 प्रश्न आपको पिछले वीडियो में सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। यहाँ दिया है पहला प्रश्न कि कॉपर HCl में नहीं घुलता है, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, अगर आपने कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। इसका मतलब कॉपर कम क्रियाशील है, और अगर कॉपर कम क्रियाशील है तो वह HCl से क्रिया ही नहीं कर सकता और कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो अगर कॉपर HCl की क्रिया ही नहीं होगी तो कॉपर कभी भी HCl में नहीं घुलेगा। तो देखिए, यही आंसर भी लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन को कभी भी विस्थापित नहीं कर पाएगा और कॉपर HCl से क्रिया नहीं कर पाएगा और HCl में वह नहीं घुलेगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखेंगे, मान लीजिए जिंक का पात्र है और कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखा होगा तो कहीं ना कहीं जिंक जो है वो ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। ठीक है, तो जिंक अधिक सक्रिय धातु है, इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर होगा ये कि आपका ये जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा लेगा, तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 और प्लस बन जाएगा Cu। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और अगर क्रिया होगी तो इसका साफ मतलब है कि आप जिंक के पात्र में कभी भी कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को लिखा भी है कि नहीं, हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय धातु होता है और जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है, और ये उसका समीकरण हो जाएगा। अगला दिया है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, और 600 केल्विन पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोट वेग स्थिरांक का मान दिया है। इस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निकालनी है और 700 केल्विन पर आपको उसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है। तो चलिए, इसमें दो प्रश्न हैं। पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या चीज़ है। तो आप ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए एक पात्र में अगर क्रियाकारी अणुओं को क्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए पहला क्रियाकारी अणु है, ये दूसरे क्रियाकारी अणु है, तो ये क्रियाकारी अणु आपस में टकरा के उत्पाद बनाते हैं। हर क्रियाकारी अणु को प्रभावी टक्कर करके उत्पाद बनाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। उस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। समझिएगा, हर क्रियाकारी अणु को उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसको हम दहली ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि दहली ऊर्जा का मान जो है वो 100 जूल है। ठीक है, 100 जूल है, और इन क्रियाकारी अणुओं की जो ऊर्जा है, मान लेते हैं इसकी ऊर्जा भी 60 जूल है, इसकी ऊर्जा भी 50 जूल है। ठीक है, अब आप अगर देखिए तो इसके पास 60 जूल की ऊर्जा है, जबकि ऊर्जा चाहिए 100 जूल की। इसका मतलब ये उत्पाद नहीं बना सकता, यानी ये सक्रिय नहीं है अभी उत्पाद बनाने के लिए। दूसरे अणु की ऊर्जा 50 जूल है, उसको भी 100 जूल की ऊर्जा चाहिए, तभी वो उत्पाद बन पाएगा। इसका मतलब साफ है कि अभी ये दोनों अणु उत्पाद बनाने के लिए सक्रिय नहीं है। अब अगर इनको मैं 40 जूल की और ऊर्जा दे दूं पहले वाले अणु को, तो उसके पास 60 जूल की पहली ऊर्जा, 40 जूल की दूसरी ऊर्जा मिलकर 100 जूल की हो जाएगी। और दूसरे अणु को अगर मैं 50 जूल की ऊर्जा दे दूं तो 50 जूल की ऊर्जा उसके पास खुद है, हम 50 जूल की ऊर्जा और दे दें तो 100 जूल की हो जाएगी, और अब ये उत्पाद बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप ऊर्जा बाहर से उन अणुओं को देते हैं जो उनको सक्रिय कर देती है, वही कहलाती है हमारी सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए, परिभाषा में पहले इस चीज़ का जिक्र होगा कि क्रियाकारी अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं को रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित कर देती है, यानी उनको उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब सक्रियण ऊर्जा आप निकालेंगे कैसे। अगर आपको चित्र याद होगा तो मैंने बताया था कि पहले अणु की ऊर्जा थी 60 जूल, जबकि मैंने कहा था दहली ऊर्जा का मान कितना था, 100 जूल। तो आप ये बताइए, इस अणु को मैं कितनी ऊर्जा और दे दूंगा। तो आप यहाँ पर बोले थे कि ये 40 जूल की ऊर्जा दे पाएगा। ये 40 जूल की वैल्यू कैसे आई, इसका मतलब आपने दहली ऊर्जा में से उस क्रियाकारी अणु की औसत ऊर्जा को क्या किया है, घटा दिया है। तो देखिए, सक्रिय ऊर्जा निकालने के लिए यही करना होता है कि जो आपके दहली ऊर्जा का मान होता है उसमें से क्रियाकारी अणु की औसत गतिज ऊर्जा को आप क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है। क्या है वो न्यूमेरिकल, चलिए देखिए। यहाँ पर दिया है कि 600 केल्विन पर एथिल आयोडाइड का एक अपक्रिया दिया हुआ अपघटन का, और कह रहा है इस पर आपका वेग स्थिरांक दिया है, सक्रियण ऊर्जा का भी मान दिया है, और आपको 700 केल्विन पर उसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो आपका ये 600 केल्विन ताप दिया है, इसको आप मानेंगे कि ये T1 है। ठीक है, और इस अपक्रिया पर वेग स्थिरांक दिया है। चूंकि 600 केल्विन ताप को आपने T1 माना है, तो हम पहले मान लेंगे कि 600 केल्विन ताप पर और 700 केल्विन ताप पर जो अपक्रिया का वेग स्थिरांक है वो K1 और क्या है, K2 है। अब देखिए, पहला तापमान आपको T1 दिया है कितना, 600। दूसरा तापमान आपको कितना दिया, ये देखिए यहाँ पे दिया है 700, तो हमने लिख दिया T2 का मान 700। 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक, चूंकि 600 केल्विन को हमने
T1 माना है तो इसके वेग स्थिरांक को K1 मानेंगे। तो देखिए K1 का मान दिया हुआ है, ठीक है, K1 का मान दिया है और आपसे 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक निकालने को कह रहा है, यानी K2 का मान आपसे निकालने को कह रहा है। और क्या जानकारी हमको दिया है, यहाँ पर देखिए सक्रिय ऊर्जा दिया है 209 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं सक्रिय ऊर्जा का यहाँ पर मान रखता हूँ तो ये देखिए ये मान हो जाएगा 209 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ R का मान रखेंगे, क्योंकि R इस सूत्र में जो हम सूत्र लगाएंगे उसमें R का मान भी आएगा, तो जब मैं R का यहाँ मान रखता हूँ तो देखिए R का मात्रक यहाँ जूल है और आपका यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा की वैल्यू किलो जूल है, तो इस किलो जूल को देखिए हमने 1000 से गुणा करके जूल में बदल लिया है, ठीक है। अब अगर आप इतनी चीज़ें कर ले जाएंगे तो आपको K2 का मान निकालना है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास होता है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू होता है EA यानी सक्रिय ऊर्जा बटा 2.303 कर देंगे और उसके बाद 2.303 R लिखने के बाद यहाँ हम लिखते हैं T2 माइनस T1 और डिवाइडेड कर देते हैं T1 इंटू T2 से। अब यहाँ पे अगर इस सूत्र में देखें तो आपको क्या क्या वैल्यू पता है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए हमको K1 का मान पता है, EA का मान यानी सक्रिय ऊर्जा का मान पता है, T2 का मान यानी बाद वाला टेम्परेचर जो कि 700 केल्विन है वो पता है, T1 का मान वो भी पता है और R का मान हमने अपने पास से रख दिया है, ये भी पता है। यहाँ खास ध्यान ये रखिएगा R का मात्रक यहाँ जूल में है, इसीलिए हमने सक्रिय ऊर्जा जो किलो जूल में दिया था उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये सारी चीज़ें हमको T1 T2 ये सब पता है तो यहाँ से हम K2 का मान निकाल लेंगे वैल्यू रख के। तो चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल में जब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने वही सूत्र जो बताया था वो लिखा। अब इस सूत्र में आपको करना ये है कि जो भी वैल्यू दिया, जैसे K2 का मान नहीं दिया है छोड़ दीजिए उसको, लेकिन K1 का मान देखिए हमने लिख दिया 1.6, EA का मान देखिए ऊपर जो हमने जूल में कन्वर्ट किया था 2.303 अपनी जगह ही है, R की वैल्यू भी देखिए रख दिया है, T2 देखिए 700 माइनस 600 और नीचे फिर T1 T2 का मल्टीप्लाई होगा तो 600 इंटू 700 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करें तो देखिए लॉग, इसको ओपन करेंगे तो आएगा लॉग K2 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻5 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए लॉग माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमने इस चीज़ को ऐसे ही रहने दिया है। इसमें से इसको आप घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा इतना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते जाइए। सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो देखिए लॉग K2 अपनी जगह है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉग को जब ओपन करेंगे तो ये जो पावर है ये लॉग के साथ आएगा, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 5 log 10 और यहाँ पर ये log 1.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया है वो रख दिया है, ठीक है। कैसे रखा ये देखिए, एक जीरो इसके और एक जीरो इसको कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा और नीचे हो गया ये। फिर हम वैल्यू रखते देखे जा रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू हमने रख दिया है, कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पर जब हमने पूरे को कैलकुलेट किया है, इस पूरे को कैलकुलेट किया है तो इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आया है 2.5989 और यहाँ पर log K2 के बाद हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है, इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गया है। तो यहाँ से log K2 की वैल्यू आ जाएगी और log K2 की वैल्यू आ गई है क्या, -2.197, ठीक है। अब ये -1.297 जो आया है इसमें से K2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न आ जाता है कि K2 की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, ये जो log K2 है इसमें से K2 की वैल्यू निकालने के लिए log को उधर भेजना पड़ेगा। log उधर जाते ही क्या हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं ये आपको पता होगा। एंटी लॉग की वैल्यू देखने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका, पहले से हमारा एंटी लॉग माइनस में है तो ये याद रखिएगा कि अगर हमारा एंटी लॉग यहाँ पर दिया -2.197 तो ये माइनस में हम कभी इसको देख नहीं सकते हैं, एंटी लॉग माइनस में। तो इसको पॉजिटिव नंबर कैसे बनाया जाता है उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि माइनस ये जो वैल्यू दिया है ये कैसे आप लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे -2 और यहाँ पर लिख देंगे -0.197, यानी इस डिजिट को मैंने ऐसे लिख दिया है। फिर हम करेंगे क्या, इसमें एक माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे -0.197, मतलब हमने इस डिजिट में एक ऐड किया है और एक ही सबट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ये कि ये -2 और -1 ये मिलके हो जाएगा -3, तो इसको 3 लिख के बाहर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इस पर माइनस है, लेकिन जब आप 1 में से इसको माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, वो वैल्यू प्लस में
अब इसके यहाँ देखिए दिया है अथवा करके, यानी अगर आप ऊपर के प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन करके भी आपको दिया हुआ है। ये एक रोड मैप क्वेश्चन दिया हुआ है। रोड मैप क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें यौगिक के बारे में कुछ हिंट दिया होता है और आपको उस यौगिक को पहचानना होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र आपको दिया है C8H16O2, उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला है जिसको खा लिखा गया, और एक एल्कोहल मिला है जो गा से है। फिर कह रहा कि गा को ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है और गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन मिलता है। तो का खा गा की पहचान करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके पहले सेंटेंस से मतलब निकालिए। यहाँ दिया है कि यौगिक का अणुसूत्र ये है और इसका जल अपघटन करने पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी मिला है और एल्कोहल भी मिला है। तो याद रखिएगा, अगर किसी यौगिक का जल अपघटन करने पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल मिलता है तो इसका मतलब वह यौगिक एक एस्टर होता है। तो इसका मतलब ये जो सूत्र है C8H16O2, यह एक एस्टर होगा। ठीक है, चलिए ये हिंट हो गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कहा गा को अगर हम ऑक्सीकृत कर रहे हैं क्रोमिक अम्ल के साथ तो वो खा में बदलता है, यानी अम्ल में बदलता है। इसका मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे अम्ल मिल रहा है। इससे एक चीज़ हिंट पता चल रहा है कि उस एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे कार्बन की संख्या में फ़र्क नहीं होता है। तो जितने कार्बन का आपका एल्कोहल था उतने ही कार्बन का अम्ल मिला है। इसका मतलब दोनों में एल्कोहल की मात्रा, दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है। और तीसरा चीज़ कह रहा है कि गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन मिला है। अब ये ब्यूट 1 इन आपको मालूम है कि अगर हम ब्यूट 1 इन की बात करते हैं तो ब्यूट 1 इन का सूत्र होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप बताइए, जो ब्यूट 1 इन यानी एल्कीन मिला है उसमें चारों कार्बन एक लाइन में है। इसका मतलब आपके एल्कोहल जो गा था उसमें भी चारों कार्बन एक लाइन में होंगे। इसका मतलब ये सीधी श्रृंखला वाला ही एक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी पहचान कैसे करें अगर इतनी हिंट है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यह एक एस्टर है और इसमें चूंकि हमने गा को जब ऑक्सीकृत किया क्रोमिक अम्ल के द्वारा तो खाव उत्पन्न हुआ है, यानी अम्ल उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है। तो वो हमारा एस्टर कौन सा होगा, वो हमारा एस्टर हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा C O O, और उसके बाद हो जाएगा CH2, फिर यहाँ हो जाएगा CH3। ये हमारा 8 कार्बन वाला एस्टर हो जाएगा। और जब हम इसका जल अपघटन करेंगे, अगर मैं यहाँ जल अपघटन करूँगा यानी जल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराऊंगा तो जल करता क्या है, जल का H इसको मिलेगा और इसको मिलेगा OH। तो देखिए ये बन क्या जाएगा, ये कौन सा अम्ल बन गया। इस अम्ल को आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 COOH। और जो हमारा एल्कोहल मिला वो एल्कोहल कौन सा होगा, देखिए आप यहाँ पे देखिए CH3 मिला है। अगर हम लिखें तो CH3, फिर CH2 लिखा है, फिर यहाँ पर CH2 है तो CH2 लिखेंगे, फिर CH2 है और लास्ट में हमको इसके OH मिला है। तो ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो अम्ल है वो खा हो गया और ये जो हमारा एल्कोहल है ये हमारा क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, आइए उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हमने इस चीज़ को किया है तो वो सारे हिंट को स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड में भी लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बनिक यौगिक का है, इसका जल हमने जल अपघटन किया है तो अम्ल और ये मिला है एल्कोहल। इसका मतलब ये एक एस्टर है, जो रेड कलर से लिखा गया वही निष्कर्ष है। ठीक है, अब आपने जब गा को क्रोमिक अम्ल का सूत्र होता है H2CR4, उसके साथ ऑक्सीकृत करने पे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला है। इसका मतलब एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, ये हमको हिंट मिल गया है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपने गा का निर्जलीकरण किया है तो ब्यूट 1 इन मिला है, यानी आपको जो ब्यूट 1 इन मिला उसमें चारों कार्बन एक लाइन में है। इसका मतलब आपका एल्कोहल भी सीधी श्रृंखला वाला ही एल्कोहल है। तो अब आप पहचान कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। गा में कितने कार्बन होंगे, अगर आपका यौगिक 8 कार्बन का था और उससे एल्कोहल और अम्ल दोनों मिले जिसमें कार्बन बराबर है, इसका मतलब दोनों में 4 4 कार्बन है। तो आपका 4 कार्बन वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पर OH लगाने के बाद आप बाकी जगह ऐसे बंद पूरा कर लीजिए कार्बन के 4 और हाइड्रोजन लगा के। तो हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, देखिए यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और OH, देखिए CH2 OH, यानी ये पता चल गया। अब आपका एल्कोहल 4 कार्बन का था तो अम्ल भी 4 कार्बन का होगा। तो 4 कार्बन वाले अम्ल का सूत्र बना लीजिए, कैसे, 1 2 3 और यहाँ पे चौथे कार्बन को COOH दे दीजिए, बन गया अम्ल। बाकी बंद पूरा कर लीजिए हाइड्रोजन से। यहाँ मैं जिस बॉन्ड को खाली छोड़ दे रहा हूँ आप वहाँ पर हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अब 4 कार्बन वाले एल्कोहल का भी सूत्र आपके पास हो गया। क्या हो गया, देखिए CH3 लिखा हुआ, फिर CH2, फिर CH2 और COOH।
तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन वाले अम्ल का भी हमने यहाँ पे बता दिया है, और हमारा एस्टर क्या था वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, अब इसको समीकरण भी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण कैसे लिखेंगे, जब आप इसका जल अपघटन करेंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो यहीं से टूट जाएगा, इसको H मिलेगा और इसको मिलेगा OH। तो देखिए ये हमारा अम्ल हो गया जिसको हमने खा से लिखा है, अभी मैंने ये समझाया भी था, और ये हमारा एल्कोहल हो गया गा। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जब हम गा का ऑक्सीकरण करेंगे, गा का ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से आए, क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, अगर आप सूत्र लिखना चाहेंगे तो H2Cr4 लिख दीजिएगा। अब इस ऑक्सीकरण में होगा क्या कि चूंकि अम्ल में हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने यहाँ 2 ऑक्सीजन लिया है। अब यहाँ से ये H2O जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये H2O आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, यानी ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए निकाल दिया है, और ये दोनों ऑक्सीजन ला के यहाँ जोड़ देंगे तो देखिए हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COO, और यहाँ पर हो जाएगा यस, तो आपका देखिए अम्ल मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप गा का निर्जलीकरण करेंगे तो ब्यूट 1 इन भी मिलना था। तो देखिए जब आप इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में खींचेंगे ना, तो यहाँ से OH निकलेगा और बगल के कार्बन से एक H निकाल दीजिएगा। तो अब बचा क्या, देखिए CH3 CH2 ये बचा, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यानी यहाँ CH बचेगा और यहाँ बचेगा CH2। बाद में ये अपने 4 बंध पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब अगला दिया है निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद करने के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक परीक्षण लिखना, जैसे मेथिलेमीन और डाइमेथिलेमीन। अब मेथिलेमीन का अगर आप सूत्र देखेंगे तो मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2, और डाइमेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3 का होल ट्वाइस NH। तो आपको मालूम है ये कार्बिलेमीन परीक्षण देता है, मतलब अगर मैं मेथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करा दूं तो वहाँ पर वो आइसोसाइनाइड बनाएगा, जबकि आपका द्वितीयक एमीन कार्बिलेमीन परीक्षण नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर वो अंतर बताया गया कि अगर हम मेथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराएंगे तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, जबकि डाइमेथिलेमीन कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, और ये आपका समीकरण हो गया जो कि कई बार आपको कार्बिलेमीन अपक्रिया में बताया गया है। अगर आपको किसी नेमिंग रिएक्शन में दिक्कत है तो इसी चैनल में एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे नेम रिएक्शन को बताया गया है, आप वहां से जाकर के कार्बिलेमीन अपक्रिया को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है एथिलेमीन और एनिलीन में हमको विभेद करना। तो देखिए एथिलेमीन एनिलीन में विभेद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप एनिलीन को, यानी देखिए ये जो एनिलीन है इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि यहाँ पर ये देखिए ये जो HCl है ये निकल जाएगा। ठीक है, और HCl के निकलने के बाद यहाँ बनेगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, जो कि एक तरीके का डाई होता है। तो याद रखिएगा कि एनिलीन जो होता है वो बेंजीन डाइजोनियम से क्लियर करके आपका पीले रंग का रंजक बनाता है जिसको पैरा एमिनो एजोबेंजीन कहते हैं, जबकि एथिलेमीन ये डाई का निर्माण नहीं करता क्योंकि वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है। तो इसमें अंतर कर लेंगे। अगला दिया एनिलीन और बेंजीलेमीन में अब क्रिया करना है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम ऊपर वाला यही समीकरण कि भाई जो हमारा एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया करके पैरा एमिनो बेंजीन बनाएगा, जबकि आपका ये जो बेंजीलेमीन है ना ये वो क्रिया नहीं देता है। देखिए फिर वही समीकरण रिपीट होकर के आ गया है। ठीक है, अगला दिया एनिलीन और एन मेथिलेमीन में कैसे अब क्रिया करेंगे। तो देखिए एनिलीन और एन मेथिलेमीन का मतलब होता है, ये देखिए एनिलीन जो है ये प्राथमिक एमीन है, तो जब आप इसको क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराएंगे तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, लेकिन आपका जो एन मेथिलेमीन होता है वो क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया नहीं करता है। इस आधार पे हम दोनों में विभेद कर सकते हैं। अब दिया द्वितीयक और तृतीयक एमीन में कैसे विभेद करेंगे। तो देखिए द्वितीयक एमीन की अगर मैं बात करता हूँ, द्वितीयक एमीन में कौन सा समूह होता है, NH समूह होता है, ये द्वितीयक एमीन है। अगर आप इसको हिंग्सबर्ग अपकर्मक यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से HCl निकलेगा, और HCl निकलने के बाद बनेगा NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनाइड। तृतीय केमीन ये क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप तृतीय केमीन की कभी भी संरचना देखेंगे तो तृतीय केमीन में H होता ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये HCl निकल ही नहीं पाएगा और तृतीय केमीन ये क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में उस चीज़ को लिखा भी है कि तृतीय केमीन हिंग्सबर्ग अपकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। अब आता है कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखनी है कि कार्बिलेमीन अपक्रिया, डाइएजोटीकरण अपक्रिया और गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपको कार्बिलेमीन अपक्रिया बताते हैं। देखिए कार्बिलेमीन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें आपका एमीन समूह, जो प्राथमिक एमीन समूह होता है, वो आइसोसाइनाइड समूह में बदल जाता है। अब वो कैसे बदलता है, तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने कोई एल्किल समूह लिया R और हमने यहाँ लगा दिया NH2। ध्यान दीजिएगा ये एमीन है, प्राथमिक एमीन, इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है क्या, CHCl3। तो मैं आपको समझाने के लिए CHCl3 को ऐसे लिख रहा हूँ, CHCl3। ध्यान दीजिएगा, और इसको क्रिया कराना है KOH से। यहाँ पे हमने लिख दिया KOH, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए K की क्रिया Cl से ही होनी है। चूँकि Cl यहाँ 3 बार है, 1, 2 और 3 बार, इसलिए हम KOH भी 3 बार लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 KOH और बढ़ा ले रहे हैं ताकि KOH 3 हो जाए। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पर निकलेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो K है और Cl है ये चला जाएगा,
ये के इस Cl के साथ चला जाएगा और ये के इस Cl के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी क्या निकल गया उत्पाद के तौर पे? 3 KCl निकल गया। फिर आप OH को देखिए, 1 OH 2 OH 3 OH हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर 1 H ये और 2 H जो यहाँ पर हैं, 3 H और 3 OH मिलकर 3 H2O बना लेंगे, तो इनको भी अलग कर देंगे 3 H2O। अब मेरे पास बच क्या गया? देखिए यहाँ बच गया Rn, यानी ये देखिए Rn बच गया है और यहाँ पर क्या बच गया है? C, तो देखिए Nc हो गया। यानी ये आपका जो NH2 समूह था वो बदल गया Nc यानी आइसोसाइनाइड समूह में, जो मैंने बताया था। और ये केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, द्वितीयक या तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया में चूंकि आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एमीन समूह को आइसोसाइनाइड समूह में बदलने वाली क्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई भी प्राथमिक एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और कैस से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। इसी अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है, आप जो भी समीकरण चाहेंगे लिख देंगे। आपको बस करना क्या है, NH2 को हटा के वहाँ पे क्या लगा देना रहेगा? Nc लगा देना रहेगा। ठीक है, अब अगला आता है डाईएजोटीकरण अपक्रिया, या इसको डाइएजोटाइजेशन कहते हैं, डाइएजोनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, पहले आप उसकी हिंदी को अगर देखें तो यहाँ पर एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पर क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड मिलता है। इसी अपक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। अब क्रिया कैसे होती है तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपने सोडियम नाइट्राइट लिया जिसका सूत्र NaNO2 होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा। देखिए यहाँ पे जब हमने NaNO2 को HCl से क्रिया कराया तो यहाँ पर होता ये है कि हमारा जो Na है वो क्रिया कर लेता है Cl से, देखिए NaCl बन गया, और H क्रिया कर लेता है NO2 से, बन गया HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल बन गया। अब जब आप एनिलीन लेंगे, एनिलीन का सूत्र देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इस एनिलीन को जब आप क्रिया कराएंगे किससे? बने हुए HNO2 से, देखिए, और जो HCl बच जाता है उससे क्रिया कराएंगे 0 से 5 डिग्री पर। तो इस क्रिया में होना क्या है वो आप समझ लीजिए। इस क्रिया में होता ये है कि आपका ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये चारों हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन से क्रिया करके 2H2O बना लेंगे और बाकी जो बच गया वो जोड़ के लिख दीजिए। देखिए बेंजीन बच गया, ऊपर एक N बचा है और एक N यहाँ देखिए यहाँ बचा है, तो 2 N यानी N2 हो गया। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ Cl बचा है तो Cl भी लिख दीजिए, बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और यही हमारी डाइएजोटीकरण अपक्रिया होती है। अगली अपक्रिया दिया गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया। तो चलिए पहले इसके समीकरण को समझ लेते हैं, फिर इसकी हिंदी भी देख लेंगे। गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया के लिए आपको क्या करना होता है कि इसके लिए सबसे पहले हम थैलिमाइड लेते हैं। इस यौगिक को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको करना क्या है कि जब आप गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया लेंगे तो आपने थैलिमाइड लिया, इसको जब KOH से क्रिया कराएंगे तो देखिए इसका जो H है वो इसके OH से क्रिया करके H2O बना लेगा, इसको निकाल देंगे। H2O के निकलने के बाद ये K जाएगा N से जुड़ने, और यहाँ पर देखिए थैलिमाइड में पोटेशियम जुड़ गया तो नाम हो गया पोटेशियम थैलिमाइड। यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाए हैं, ये केवल ये बताने के लिए लगाया गया है कि यहाँ पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच आयनिक बंध बना है, ना कि सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब ये बन गया। जब आप इसको एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो K है वो इस X से रिएक्शन करके देखिए यहाँ से KX बन के निकल जाएगा और R आकर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, थैलिमाइड। एल्किल समूह आके जुड़ा है तो एल्किल थैलिमाइड, और N का मतलब वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ देखिए सहसंयोजी बंध बना है। अब एमीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन को अलग करना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रोजन देखिए 2 बंध बनाया है, इन दोनों बंधों को तोड़ना जरूरी है, इसलिए हमने जल के यहाँ 2 अणु लिए हैं ताकि हर बंध को तोड़ने में जल का 1 अणु खर्च होगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो जल का H इधर कर दीजिएगा और इसको दे दीजिएगा OH। इसी तरीके से जब आप इस बंध को तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा H और यहाँ पर दे दीजिएगा OH। अब देखिए यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका RNH2, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बन गया है RNH2 बन गया है, और ये जो CO था ये COOH बन गया है, और ये भी COCOH बन गया है। तो देखिए यहाँ 2 COOH हो गए और आपका जो ये RNH2 था यहाँ पर अलग हो गया है। अगर मेथिलेमीन बनाना है तो R की जगह CH3 रख दीजिएगा, एथिलेमीन बनाना है तो R की जगह C2H5 रख देंगे, और साथ ही साथ X की जगह पे क्या रखेंगे वो यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, Cl या Br। तो सबसे पहले आपने किससे क्रिया कराया, पहले KOH से और फिर एल्किल हैलाइड से, तब थैलिमाइड एल्किल थैलिमाइड मिला था। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है कि अगर आप थैलिमाइड को पहले KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते तो N एल्किल थैलिमाइड बनता है, और जिसका जल अपघटन करने पर क्या मिलता है आपको, प्राथमिक अमीन मिलता है। आप देखिए जब हमने N एल्किल थैलिमाइड का यहाँ पर ये जो N एल्किल थैलिमाइड मिला था, इसका जब ये जल अपघटन किया है तभी तो हमको प्राथमिक अमीन मिला है। तो वही चीज़ आपकी स्टेटमेंट में भी होना चाहिए कि जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को हम गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो आपका ये भी पेपर सॉल्व करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद नए वीडियो में हम नेमिंग रिएक्शन के साथ मिलेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपका बोर्ड पेपर थोड़ा सा आसान हो जाएगा।